बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक फर्टिलाइजेशन में जो बनता है वो है प्रिवेंशन ऑफ पोलिसपर्मी। तो पहले पोलिसपर्मी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम उसकी प्रिवेंशन की बात करते हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसमें सिंगल स्पर्म जो है वो सिंगल एग के साथ फ्यूज करता है, जिसको मोनोस्पर्मी कहते हैं। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि सिंगल न्यूक्लियस जो है वो स्पर्म साइड से आता है, जो कि हैप्लॉइड होता है। इसी तरह से हैप्लॉइड न्यूक्लियस ओवम से आता है। तो दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो क्रोमोसोम का जो डबल नंबर है वो रीस्टोर हो जाता है किसी भी स्पीशी के अंदर। ठीक है ना। तो अब अगर सम टाइम ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा स्पर्म अगर शामिल हो जाएंगे किसी भी एग के अंदर, तो वो क्रोमोसोम का जो लेवल है या क्रोमोसोम का नंबर है वो ज़्यादा हो जाता है। जब क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो जाता है तो फिर पहले नंबर पे वो जो एम्ब्रियो होता है वो वाइएबल ही नहीं होता, वो जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर जो है वो उसकी वजह क्या होती है कि एक ही है ओवम, एक ही एग के अंदर दो जो स्पर्म है वो एंटर हो जाते हैं, एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोलिसपर्मी बनती है। तो पोलिसपर्मी जो है ये एक प्रॉब्लम है, इसको प्रिवेंट करना चाहिए। जहाँ पर एग में बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिलने के लिए स्ट्रक्चर होने चाहिए, जहाँ एग के अंदर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होने चाहिए, जहाँ एग के अंदर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, वहाँ पर एग के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पोलिसपर्मी को ख़त्म कर सके या रोक सके। क्योंकि होता ये है कि एग बाद में जब एक दफ़ा फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो बाकी स्पर्म के लिए एग जो है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। उसमें क्या क्या चेंजिंग आती हैं, वो क्यों अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, वो हमारा टॉपिक है आज। उसकी प्रिवेंशन किस तरह से वो एग अपनी प्रिवेंशन करता है कि पोलिसपर्मी ना हो। ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं अभी। कहते हैं कि इन नॉर्मल मोनोस्पर्मी, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, वन स्पर्म एंटर द एग and haploid sperm nucleus and haploid egg nucleus combine to form diploid nucleus of the zygote। ये नॉर्मल प्रोसेस। जब दोनों हैप्लॉइड आपस में मिल जाते हैं तो क्रोमोसोम का नंबर रीस्टोर हो जाता है। ठीक हो गया। एक तो ये क्रोमोसोम का नंबर रीस्टोर हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल प्रोवाइडेड बाय द स्पर्म डिवाइड टू फॉर्म टू पोल्स ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, दो चीज़ें आएंगी, एक तो न्यूक्लियस आएगा, दूसरा स्पिंडल आएगा, सेंट्रियोल आएगा। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि दो चीज़ें फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म से ओवम में एंटर होती हैं, एग में एंटर होती हैं। वो कौन सी हैं? एक स्पर्म का न्यूक्लियस होता है और दूसरा जो है उसका सेंट्रियोल होता है। ये सेंट्रियोल जो है ये सेल डिवीजन में मदद देता है। ठीक है जी, आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो ये अगर ज़्यादा स्पर्म एंटर हो जाएंगे तो फिर दो मसाइल हैं। एक तो न्यूक्लियस का नंबर, क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे सेंट्रियोल की तादाद बढ़ जाएगी, सेंट्रियोल की तादाद बढ़ जाएगी। द एंट्रेंस ऑफ मल्टीपल स्पर्म, एंट्रेंस, ये डेफिनेशन है, द एंट्रेंस ऑफ मल्टीपल स्पर्म called polyspermy lead to the disastrous consequences in most organisms. For example, in the CHM, fertilization by the two sperm result in the triplet nucleus in which the chromosome is represented by 3 times rather than twice. Each sperm centriole divide to form the two poles। अब ये देखें ना, ये सेंट्रियोल, एक तो क्रोमोसोम की नंबर ज़्यादा हो गया, दूसरा ये सेंट्रियोल की तादाद की वजह से क्या हुआ, each sperm centriole divides to form the two poles of mitotic spindle। So instead of bipolar mitotic spindle separating the chromosome in the two cells, ट्रिपलेट क्रोमोसोम, क्योंकि अब तीन तरह के क्रोमोसोम है, तीन उसके अंदर सेंट्रियोल आएंगे। ठीक है ना। ट्रिपलेट chromosome divided as the four cells because there is no mechanisms to ensure that each of the four cells receives the
प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट। कुछ सेल के अंदर है जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाएगा, कुछ के अंदर है कम क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाएगी। तो दो प्रॉब्लम आ जाती हैं स्टूडेंट्स, एक तो क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो गया, और सेंट्रियोल जो है ना वो क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं तो वो किसी सेल के अंदर ज़्यादा चला जाती है क्रोमोसोम की तादाद, क्योंकि सेंट्रियोल पहले जब डिवाइड होता है तो बाईपोलर दो हिस्सों में सेल को डिवाइड करता है, ये देखें ना बाईपोलर। अब चूंकि ज़्यादा है तो वो ट्राईपोलर वगैरह बनेंगे, तो क्रोमोसोम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इन द सेल। ठीक हो गया जी। तो अब एग क्या करता है, एग के पास दो ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से वो कोशिश करता है कि पोलिस्पर्मी ना हो। ठीक है, याद रखें पोलिस्पर्मी को आपने जो मल्टीपल फर्टिलाइजेशन है उसके साथ नहीं लेके आना। ये मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जब वो दो तरह के ट्विन्स होते हैं ना, एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन होता है, एक होता है डाइजाइगोटिक। जो डाइजाइगोटिक ट्विन है, डाइजाइगोटिक इसमें जाइगोट ही दो बार हुए, तो उसमें एक एग के साथ एक स्पर्म फ्यूज कर रहा है, फिर दूसरे एग के साथ दूसरा स्पर्म फ्यूज कर रहा है। एक तो ये बात होती है। इसी तरह से एनिमल किंगडम के अंदर फटर्नल ट्विन्स होते हैं, फटर्नल ट्विन जिनको डाइजाइगोटिक कहते हैं। ठीक है, जिस तरह डॉग है इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, या बाकी ये गोट है इसके ऑफस्प्रिंग होते हैं, उसमें वो मल्टीपल स्पर्म जो है वो मल्टीपल एग के साथ मैच करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक एग के साथ ज़्यादा स्पर्म मैच कर रहे हैं। ठीक है, यानी डाइजाइगोटिक कंडीशन की बात नहीं हो रही, वो एक फिनोमेना नेचर में पॉसिबल है, वो मुमकिन है, वो हो सकता है। लेकिन पोलिस्पर्मी का मतलब है कि सिंगल एग के अंदर ज़्यादा ओवम का एंटर होना, वो कंडीशन जो है ना ये प्रॉब्लमेटिक है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो अब हम ब्लॉक्स की तरफ चलते हैं। यकीनन आपने सिनेरियो समझ लिया, आपने कॉन्सेप्ट ले लिया कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब जब हम देखते हैं हम फास्ट ब्लॉक को, अब दो तरह के ब्लॉक बनते हैं, एक होता है फास्ट ब्लॉक, एक होता है स्लो ब्लॉक टू द पोलिस्पर्मी। यानी एग के अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग्स आती हैं जिससे वो दूसरे स्पर्म को फिर एंटर नहीं होने देता। तो नंबर वन पे फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। द फास्ट ब्लॉक टू द पोलिस्पर्मी इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द मेम्ब्रेन पोलैरिटी। ठीक है ना, चेंजिंग द मेम्ब्रेन पोलैरिटी। आपने एफएससी से पढ़ते आ रही हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर जो इम्पल्स ट्रैवल करती है, ये मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम पोटेशियम आयंस होती है। तो एग की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी ये सोडियम पोटेशियम आयन होती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकती। देखते हैं, दिस मेम्ब्रेन provide the selective barrier between the egg cytoplasm and outside of the environment. So the ionic concentration within the egg differ greatly from the surrounding. This concentration is significant. कौन से आयन, सोडियम और पोटेशियम आयन। कहते हैं कि सी वाटर हैज द हाई सोडियम आयन, whereas egg contain the लो सोडियम आयन। एग में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम है, सी इन्वायरमेंट में ज़्यादा है। इसी तरह से पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन एग में ज़्यादा होती है और सी में कम होती है। दिस कंडीशन इज मेंटेन्ड बाय द सेल एंड steadfastly inhibit the entry of the, ये मेन पहले समझ लें बात। It inhibits the entry of sodium ion into the oocyte and prevent the potassium ion from leaking out। यानी एग क्या करता है, सोडियम आयन को अंदर आने से रोकता है और पोटेशियम आयन को बाहर जाने से रोकता है। यहाँ तक बात समझ आएगी। अब देखते हैं ब्लॉक कैसे बनते हैं। कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रोड भी एग की मेम्ब्रेन के अंदर रखें, एग की मेम्ब्रेन में अगर हम इलेक्ट्रोड रखें तो इट कैन बी मेड that a constant difference in the charge across the cell membrane, the resting membrane polarity is about -70 millivolt because the inside of the cell is negatively charged। बात समझ आ रही कि मेम्ब्रेन अंदर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम आयन सी इन्वायरमेंट में है, वहाँ से सोडियम आयन मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो सकते हैं। लेकिन जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जब स्पर्म नहीं आया, तो उस वक्त तक क्या होगा कि मेम्ब्रेन की पोलैरिटी अंदर नेगेटिव रहेगी
-70 मिलीवोल्ट। ये माइनस इसलिए है क्योंकि ये मेम्ब्रेन अंदर नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब है कि अंदर सोडियम आयन कम है, बाहर बाहर का मतलब सी एनवायरनमेंट में सोडियम आयन ज़्यादा है। Within 1 to 3 seconds after the binding of the first sperm, the membrane shift। अब ये देखें ना, अब जब स्पर्म बाइंड हो गया तो फिर ये इसके अंदर चेंजिंग देखें ना। As the sperm binds, the membrane potential shifts to the positive level, about plus 20 millivolt. This changes is caused by the influx of sodium ion, यानी सोडियम आयन जो है वो बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte इसमें अंदर की तरफ दाखिल होंगे, एंड द sperm can fuse with the, ये सारा पैराग्राफ करेंगे हम। कहता है कि sperm can fuse with the membranes having the resting potential of -70 millivolt and can't fuse with the membrane having a positive resting potential। यहीं पे बात खत्म हो गई है, यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट बन गया है कि जब ओवम या oocyte रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो उसकी पोलैरिटी -70 होती है। तो उस पर उस वक्त किसी भी oocyte के साथ बाइंड करता है जब वो उसकी मेम्ब्रेन की पोलैरिटी -70 होती है। तो जब स्पर्म oocyte के साथ बाइंड कर जाता है तो उसकी पोलैरिटी ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम -70 टू +20। क्यों +20 की शिफ्ट होती है? क्योंकि सोडियम आयन फ्रॉम द आउटसाइड मूव्स इनसाइड। सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है, जब अंदर की तरफ आ जाते हैं oocyte के तरफ, oocyte का जो अंदर के जो पोलैरिटी है वो +20 तक चली जाती है। जब +20 तक चली जाती है तो फिर कोई भी स्पर्म उसके साथ फ्यूज नहीं कर सकता। बस यही आपको कहना है। It is known that increase in sodium polarity permeability of the egg is due to the binding of the first sperm and to the fusion of the first sperm to the egg। बात क्लियर हो गई जी। यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ, वापस चलते हैं कि हमने देखा कि नॉर्मल कंडीशन में एग जो है इसकी मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज है, सी इन्वायरमेंट में सोडियम आयन ज़्यादा है, एग की इनसाइड मेम्ब्रेन में सोडियम आयन कम है। तो जैसे तो जब सोडियम आयन इनसाइड oocyte कम है तो वो oocyte की मेम्ब्रेन क्या होगी, -70 मिलीवोल्ट होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। तो जैसे ही कोई स्पर्म उसके साथ आकर बाइंड करेगा उसकी पोलैरिटी शिफ्ट करेगी फ्रॉम -70 टू +20 मिलीवोल्ट। क्यों शिफ्ट करेगी? कि सोडियम आयन मूव फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड। एक तो ये बात होगी। अब हमने नेक्स्ट ये पॉइंट देखना है कि भाई जब स्पर्म की एंट्री होती है तो ऐसी कौन सी चेंजिंग आती हैं कि मेम्ब्रेन की पोलैरिटी क्यों चेंज हो जाती है, इस पे भी हम बात करेंगे। The importance of the sodium and the change in the resting potential is demonstrated by the scientists। They found that polyspermy can be induced। इन्होंने कहा कि polyspermy हम इंड्यूस कर सकते हैं in the CHN egg artificially with the electrical current that keep the membrane negatively charged। ये बहुत अहम बात है। इन्होंने कहा कि अगर हम मेम्ब्रेन की पोलैरिटी को चेंज ना होने दें, यानी सोडियम आयन को सेल मेम्ब्रेन में एंटर ना होने दें, तो मेम्ब्रेन के साथ बहुत सारे स्पर्म फ्यूज कर सकते हैं और पोलिस्पर्मी हो सकती है। इसका मतलब है कि पोलिस्पर्मी को रोकने के लिए मेम्ब्रेन की पोलैरिटी का चेंज होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन कैन बी prevented entirely by artificially keeping the membrane positive। So the first block can be by the low sodium ion concentration। If the supply of the sodium ion is not sufficient to cause the positive shift of the membrane potential, polyspermy can occur। Then it is not known how the change in membrane potential act on the sperm to block the polyspermy। The sperm carry a voltage sensitive component। हाँ जी, ये कहता है कि जब स्पर्म एंटर हो जाता है मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो स्पर्म क्यों नहीं बाइंड करता? स्पर्म इसलिए नहीं बाइंड करता क्योंकि स्पर्म के पास
जो वोल्टेज सेंसिटिव कंपोनेंट है, यानी ये फ्यूजोजीन प्रोटीन्स, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, and insertion of this component to the egg cell membrane could be regulated by the electrical charges across the membrane. As the electric block to the polyspermy is also occur in the frog, but probably not in most mammals. ये भी आपने याद रखना है कि पोलिस्पर्मी का जो है ये फ्रॉग तक नजर आया है कि, लेकिन हायर मैमल्स के अंदर, यानी मैमल्स के अंदर ये वर्टिब्रेट्स में जो फ्रॉग में शामिल है। ठीक है जी। तो सोडियम आयन के रश करने की वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज होगी, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं अभी तक हमें इतना नहीं पता चला कि क्यों, क्या वजह है कि जब सोडियम आयन रश करते हैं इनसाइड दी ओवम या ओवोसाइट मेम्ब्रेन, तो स्पर्म के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि उसको बाइंड, पॉजिटिव होने के साथ क्यों बाइंडिंग है। तो कहता है कि ये फ्यूसोजीन प्रोटीन का उसने बताया है। फ्यूसोजेनिक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स हैं जो पॉजिटिवली सेंसिटिव होती हैं, जब मेम्ब्रेन की पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाती है तो ये एग के साथ बाइंड नहीं। तो फास्ट ब्लॉक में आपने देखा कि मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, जब मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाती है तो दूसरा जो स्पर्म होता है वो उसके साथ, यानी ओवम ओवोसाइट मेम्ब्रेन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। बस यही है, यानी स्पर्म का और एग के बाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि एग की जो मेम्ब्रेन है वो -70 मिली वोल्ट हो। जब वो -70 से शिफ्ट हो जाती है पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव जब हो जाती है तो उसके साथ फिर वो जो स्पर्म है वो बाइंड नहीं कर सकता। बस ये आपका पहला पॉइंट। नंबर 2, स्लो ब्लॉक। कहता है फास्ट ब्लॉक जो होता है ना, होता तो अब्रप्ट है, जल्दी होता है, लेकिन उसके बाद ये ट्रांजिएंट होता है, ट्रांजिएंट आरजी होता है। ठीक है ना, तो लॉन्ग टाइम नहीं होता। तो साइंटिस्ट ने उसके बाद स्लो ब्लॉक को भी देखा कि एक और भी ब्लॉक बनता है जो कि ज़्यादा अहम है। देखें ना, द फास्ट ब्लॉक द पोलिस्पर्मी इज ट्रांजिएंट, कि मेम्ब्रेन दोबारा नेगेटिव हो जाती है थोड़ी देर के बाद। ठीक है, positive is about for a minute. This brief potential shift is not sufficient to prevent the polyspermy permanently, and polyspermy still occur if the membrane binds to the white lining. कहता ये देखा गया है कि मेम्ब्रेन बाद में दोबारा नेगेटिव हो जाती है विद इन मिनट्स, तो पोलिस्पर्मी हो सकती है। तो फिर साइंटिस्ट ने एक और उसका देखा कि क्यों भाई, फिर क्या वजह है, कैसे पोलिस्पर्मी रुकती है। तो पोलिस्पर्मी जो है वो स्लो ब्लॉक भी उन्होंने बताया। कहता है कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं उसका रिएक्शन होता है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये क्या थे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, अगर आपने पीछे लेक्चर्स पढ़े हैं तो आपने देखा होगा, हमने एग का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था इस चैप्टर के शुरू में। तो हमने देखा था कि जो वो साइट है उसके अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं ये करते हैं स्लो ब्लॉक द पोलिस्पर्मी। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पे, और ये मैमल्स के अंदर होता है, फास्ट ब्लॉक मैमल्स में नहीं होता, स्लो ब्लॉक जो है ये मैमल्स में आता है, यानी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के जो रिएक्शन हैं वो आ जाते हैं। जी, कहता है कि जस्ट बीनीथ द एग सेल मेम्ब्रेन और अबाउट 1500 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, यानी एग के अंदर तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। जैसे ही स्पर्म एंटर होता है, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, these cortical granules release their content in the space between the cell membrane of white lining well। तो ये एक्सोसाइटोसिस की मदद से, यानी इन ग्रेन्यूल्स है ना, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, तो कॉर्टिकल इसलिए कह रहे हैं कि ये आउटर साइड पे होते हैं। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, अपना कंटेंट सेल मेम्ब्रेन के दरमियान रिलीज करते हैं। कौन सा उस कंटेंट में क्या होता है, सबसे पहले ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएजेस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सीरीन प्रोटीएज, यानी ट्रिप्सिन प्रोटीएजेस और सीरीन प्रोटीएज, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो दरमियान में प्रोटीन होती है उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। दिस एंजाइम dissolve the protein post and that connect
that connect the vitelline envelope protein of the cell membrane and clip of the binding receptor where the sperm can bind. ये आपका कॉन्सेप्ट, बस यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद आगे इसकी डिटेल कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे होता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, प्रोटीएजेज एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं ये एग की मेम्ब्रेन के ऊपर जो बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं, ये बाइंडिंग प्रोटीन स्पर्म के ऊपर होती है और इस बाइंडिंग प्रोटीन के लिए एग की मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं। तो प्रोटीएजेज एंजाइम्स क्या करते हैं, इन बाइंडिंग रिसेप्टर को उतार देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, खा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। क्लिप ऑफ द बाइंडिंग रिसेप्टर उतार देते हैं। सो द स्पर्म अटैच टू देम। अब जब स्पर्म इसके ऊपर अटैच होना था अब वो नहीं होगा, क्लिप ऑफ उतार दिया तो वो अटैच नहीं हो सकता। और समझ आएगी। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द कंपोनेंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल फ्यूज विद द वाइटलाइन एनवेलप। वाइटलाइन एनवेलप कौन सी थी, एग की मेम्ब्रेन के बाहर से, टू फॉर्म द फर्टिलाइजेशन एनवेलप। अब देखें ना, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल में फर्टिलाइजेशन एनवेलप को बनाती है, एनवेलप कवरिंग को कहते हैं। दिस फर्टिलाइजेशन एनवेलप इज एलिवेटेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन बाय म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड रिलीज होगा। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या है, स्टिकी कंपाउंड। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस एन ऑस्मो ग्रेडियंट दैट फोर्स द वाटर। अब ये पानी को खींचते हैं जिसकी वजह से एग मेम्ब्रेन और फर्टिलाइजेशन एनवेलप के दरमियान में पानी आ जाता है। ठीक है ना, जब पानी आ जाएगा तो एग की मेम्ब्रेन और वाइटलाइन एनवेलप बहुत एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, यानी वाटर दरमियान में एक बैरियर के तौर पे आ जाएगा। दोबारा सुन लें, एक तो फर्टिलाइजेशन एनवेलप इन्होंने बना दिया कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ने, उसके बाद इन्होंने म्यूकोपॉलीसैकेराइड को रिलीज करवाया जिसने पानी को वहाँ पर अट्रैक्ट किया, तो वाटर के होने की वजह से अब इन्वेलप एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक है, और एग मेम्ब्रेन के दरमियान में एक स्पेस आ जाएगी। ठीक है जी, दो पॉइंट होते हैं। पहला क्लिप ऑफ द बाइंडिंग रिसेप्टर, नंबर 2 वाटर की मूवमेंट, नंबर 3 peroxidase enzyme released from the cortical granule that further hardened the fertilization envelope। जो फर्टिलाइजेशन एनवेलप को हार्ड कर देता है ताकि स्पर्म बाइंड ना हो सके। नंबर नेक्स्ट, fertilization envelope start to form at the site of sperm entry and continue to expand around the egg। कहता है फर्टिलाइजेशन एनवेलप कहाँ से बनता है, यहाँ से ये स्पर्म एंटर हो रहा है, एक साइड से यहाँ से बनेगा, पूरी साइड पे वो बन जाएगा। ठीक है, एक साइड से बना जहाँ से स्पर्म एंटर हुआ। दिस हैपेंस इन 20 seconds आफ्टर द स्पर्म एंटर। फाइनली फोर्थ जो स्टेप है, फोर्थ सेट ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स इंक्लूडिंग हाइलिन प्रोटीन दैट फॉर्म द कोट अराउंड द। हाइलिन लेयर बन जाती है जो कि इसको सपोर्ट करती है ताकि दूसरा जो स्पर्म है वो एंटर ना हो सके। ठीक है जी, इस स्लो ब्लॉक को सुन लें। स्लो ब्लॉक किस वजह से हो रहा है, नंबर 1 कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की वजह से। ये प्रोटीएजेज एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ये सीरीन अमीनो एसिड होते हैं, ट्रिप्सिन और सीरीन। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, क्लिप ऑफ द बाइंडिंग रिसेप्टर। नंबर 2 फर्टिलाइजेशन एनवेलप बनता है। नंबर 3 इसमें वाटर रश करता है। नंबर 4 हाइलिन प्रोटीन बनता है, हाइलिन लेयर बन जाती है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक आपको ये पता चल गया कि स्लो ब्लॉक में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कैसे स्टिमुलेट होते हैं। अगर ये क्वेश्चन स्लो ब्लॉक आता है तो आपने ये लिखना है, ये सारा अगर एक रोल ऑफ कैल्शियम आइन है। कहता है कैल्शियम एज द इनिशिएटर ऑफ द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन। The mechanism of cortical granule reaction is similar to the acrosome reaction. It may involve the many of the same molecule। कहता है जब फर्टिलाइजेशन होती है the concentration of, ये जरा समझ लें बात इसको, calcium ion in the egg cytoplasm increases greatly। In the high calcium ion environment, cortical granule fuse the egg membrane and releasing their content।
यहाँ पर बात यह है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो सेल के साइटोप्लाज्म में से, यानी एग के साइटोप्लाज्म में से कैल्शियम आयन आते हैं। ये नहीं हो सकता जिस तरह हमने फास्ट ब्लॉग में देखा है कि सोडियम आयन बाहर से आ रहे थे फ्रॉम द सी इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या है, एग कहाँ से आ रहे हैं, कैल्शियम आयन कहाँ से आ रहे हैं, एग साइटोप्लाज्म। जब तक कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज नहीं करेगा तब तक कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का रिएक्शन स्टार्ट नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। कहते हैं कि ऑन द फ्यूजन ऑफ द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हियर बिगिन द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, द वेव ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस प्रोपगेट। जैसे स्पर्म एंटर होता है तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल में एक्सोसाइटोसिस होना शुरू होता है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ कंटेंट। The rise in calcium ion concentration is responsible for the cortical granule। हाँ, तो कहते हैं कि ये कैल्शियम का जो इनफ्लक्स है ये बाहर से नहीं आ रहा बल्कि कम फ्रॉम द एग इटसेल्फ। द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्टोरेज इज मॉनिटर्ड बाय। कहते हैं कि हमें कैसे पता चला कि ये जो कैल्शियम आयन है ये एग साइटोप्लाज्म से ही आ रहा है कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट से नहीं आ रहा। तो ये साइंटिस्ट ने क्या है, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। इन्होंने ये मॉनिटर्ड बाय यूजिंग द कैल्शियम एक्टिवेटेड लुमिनेसेंट डाई। इन्होंने ये एक्वरिन डाई इस्तेमाल की है। ये डाई जो है कलर को कहते हैं, तो ये डाई इसने इंडिकेट किया कि किस तरह से कैल्शियम सेल के अंदर से, सेल के साइटोप्लाज्म से निकलता है और फर्टिलाइजेशन इन्वेलप बनाने में काम करता है। ठीक है, हाँ, these dye can emit light when bind with the calcium ions. When the CHN egg is injected in the dye, the fertilization, the striking wave of calcium ion released in the, कहते हैं कि जैसे हम ये डाई इस्तेमाल की तो कैल्शियम के साइटोप्लाज्म जो है इसका एग का, वहाँ से कैल्शियम आयन निकलना शुरू हुए और कैल्शियम के जो फिर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन शुरू। यानी ये प्रूव है कि सेल के अंदर से कैल्शियम आयन आते हैं, बाहर से नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये न्यूक्लियस है नीचे, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन हैं। ये अब देखें, ये इसमें और इस डायग्राम में देखें कितना डिफरेंस आ गया। ये जरा गौर करें आप इस पे। ये देखें, ये जो जैसे एक स्पर्म एंटर हुआ ये बाइंड हो रही है मेम्ब्रेन, तो ये एग मेम्ब्रेन है ये वाली, और इसके ऊपर जो है ये वाइट लाइन इन वाला, ये नीचे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, ये ग्राउंड, ये राउंड वाली कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। जैसे स्पर्म एंटर हुआ पहले ये नीचे है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल ने इन मेम्ब्रेन के साथ बाइंड किया है, मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करके अब ये देखें, ये मेम्ब्रेन पहले इतनी पतली सी थी, अब ये मेम्ब्रेन देखें कितनी थिक हो गई। ठीक है ना, जब थिक होगी कॉर्टिकल तो ये नीचे हाइलिन लेयर बन गई है और ये ऊपर फर्टिलाइजेशन मेल बन गई। ये देखें पहले इसकी लेयर किस तरह की थी, ये बाइंडिंग रिसेप्टर है, ये बाइंडिंग रिसेप्टर क्लिप ऑफ हो गए। हम देखें बाइंडिंग रिसेप्टर नहीं है यहाँ, और ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भी यहाँ पर जहाँ फ्यूज होने की वजह से बाहर फर्टिलाइजेशन मेल बन गया, नीचे हाइलिन लेयर। और ये देखें ये लेयर मोटी कितनी हो गई, ये किस वजह से हुई है, एंजाइम्स की वजह से। बात क्लियर हो रही है जी। तो ये स्टूडेंट्स कैल्शियम आयन की वजह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अभी क्या कहता है, कहते हैं कैल्शियम आयन डोंट मेयरली डिफ्यूज अक्रॉस द एग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एंट्री, rather the release of calcium start at the end of the cell and proceed actively. The entire release of calcium is complete within the 30 seconds। 30 सेकंड में ये कैल्शियम आयन जो है ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाए। आगे चलते, several experiments have demonstrated that calcium ions are directly responsible। कहता है कि एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हुई है कि कैल्शियम आयन जो है ये रिस्पॉन्सिबल हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को स्टार्ट करवाने के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट करवाने। कहते हैं कि ये एक ड्रग है A2317 is a calcium ionophore compound that transport the ions as calcium ions across the membrane। Placing the unfertilized CHN egg into the seawater containing this drug caused the cortical granule reaction। मतलब जब ये ड्रग हमने देखी उसके अंदर एंटर की तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन स्टार्ट।
क्योंकि ये क्या करती है, ये कैल्शियम आयन को ट्रांसफर करती है। ठीक हो गया जी। तो ये कैल्शियम आयन का प्रूफ है। अब अगला पॉइंट ये है कि भाई कैल्शियम आयन फिर अगर सेल से आता है तो सेल के किस हिस्से से आता है? कैल्शियम आयन अगर सेल से आ रहा है तो सेल मतलब जो एग से है, जो oocyte से ये आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? तो कहता है कि साइंटिस्ट कहते हैं, हमने देखा है कि ये जनाब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द एग, ये साइंटिस्ट इन्होंने बताया कि कैल्शियम आयन is stored in the endoplasmic reticulum of the egg. In the sea urchin frog, endoplasmic reticulum is pronounced cortex surrounding the cortical granule. So the cortical granule themselves, integral part of the protein, facilitate the calcium-mediated exocytosis. So calcium ion is released from the endoplasmic reticulum and granule start. तो यहाँ तक जनाब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है स्लो ब्लॉक ऑफ पोलिसपर्मी। स्लो ब्लॉक ऑफ पोलिसपर्मी किसकी वजह से होता है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन की वजह से। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन में क्या होता है? तो एक तो पहले नंबर पे वो बाइंडिंग रिसेप्टर क्लिप ऑफ होते हैं, नंबर 2 फर्टिलाइजेशन इन्वेलप बन जाता है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है ना, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं। ये आपने देखा है कि ये वो आपको ये इसके अंदर ये एंजाइम दिखा रहा है ऑरेंज में और हाई लेयर ग्रीन में दिखा रहा है। ये इसके साथ ये प्रोटीएजेस वगैरह मिल रहे हैं, ये क्लिप ऑफ करेंगे इन बाइंडिंग रिसेप्टर्स को। उसके बाद ये मेम्ब्रेन इसकी होगी, फायरिंग लेयर बन जाएगी और ये एग की मेम्ब्रेन अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी टू दी स्पर्म्स। और ये स्लो ब्लॉक जो है ये मैमल्स की मेम्ब्रेन शीट्स में भी देखा गया है। यहाँ तक हो गया। अब फिर अगला पॉइंट ये था कि इसको कौन मॉनिटर करता है? कैल्शियम आयन मॉनिटर। कैल्शियम आयन कहाँ से आते हैं? विद इन द एग साइटोप्लाज्म। एग साइटोप्लाज्म में कहाँ से आती हैं? एग के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने बाकायदा एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट मार्कर को यूज करके हमने चेक किया हुआ है कि ये वाकई ही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल को स्टार्ट कराने के लिए कैल्शियम आयन का रोल है। और ये कैल्शियम आयन 100% सेल की मेम्ब्रेन से आते हैं इनसाइड द सेल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रादर देन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जिस तरह देखिए फास्ट ब्लॉक में सोडियम आयन थे, आपने देखा तो सोडियम आयन कहाँ से आ रहे थे? फ्रॉम दी सराउंडिंग। सोडियम आयन सराउंडिंग से आ रहे थे। ठीक है जी, यहाँ तक जनाब आपका ये फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक ऑफ पोलिसपर्मी ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में से। अब अगला जो हमारा ये है ये इसी तरह से आपके उसमें सिलेबस में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म है। ये आपका दूसरा इसमें टॉपिक होगा कि जब वो फ्यूज कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो एग के अंदर ऐसी कौन सी चेंजिंग आती हैं जिसकी वजह से आगे फर्दर डेवलपमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है ना? तो एग में ऐसी कौन सी चेंजिंग आती हैं? क्योंकि याद रखें आप, मैं आपको पहले भी बात बताई थी, अभी दोबारा बता रहा हूँ कि जितना भी डेवलपमेंट के लिए ऑपरेटर्स है या स्ट्रक्चर्स हैं या जितनी भी एनर्जी है वो सारी वो साइड से आती है, एग से आती है। स्पर्म से सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल दो चीज़ें एग में एंटर होती हैं। ये आपने ध्यान में रखनी है बात, ये कभी आपका क्वेश्चन आ सकता है। एक्रोसोमल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म से सिर्फ जो है वो क्या चीज़ें एंटर होती हैं, उसका न्यूक्लियस और सेंट्रियोल एंटर होते हैं। बाकी सब वाला जो है वो जितना भी इन्वायरमेंट है वो सारे का सारा एग ने मेंटेन करना है। लेकिन कहते हैं कि एग जो है ना ये इन सियर्चन एग इज मेटाबॉलिकली स्लगश, बड़ा स्लो होता है। जब स्पर्म इसमें एंटर होता है तब वो एक्टिव होता है। दिस एक्टिवेशन इज स्टिमुलस सेट ऑफ द प्रोग्राम्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो उस वक्त ये टेबल बना हुआ है, इसको एक दफ़ा हम अभी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको जब सारा टॉपिक पढ़ लेंगे तो दोबारा एक दफ़ा देखेंगे। ये देखिए
कहता है कि अर्ली रिस्पॉन्स में क्या होता है, सबसे पहले एग और स्पर्म की बाइंडिंग होती है ना, तो फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल होता है, फिर फास्ट ब्लॉक बनता है, फिर स्लो ब्लॉक बनता है, ताकि मेम्ब्रेन जो है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाए और दी स्पर्मी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है ना ये एंजाइम्स इसमें चेंजिंग आती हैं, ये एंजाइम्स और पीएच का इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो उसमें क्रोमोसोमल चेंजिंग्स हैं वो आएंगे। तो उस पर अभी हम बात कर लेते हैं। अर्ली रिस्पॉन्स क्या होता है? विद द कॉन्टैक्ट ऑफ द फ्यूजन बिटवीन एग एंड स्पर्म टू मेजर ब्लॉक्स आर फॉर्म, वो हम पढ़ चुके हैं, फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक टू द फुल एंड द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्टिकल ग्रैन्युलेशन। ये रिपीट कर रहा है बातें, ये हमने पढ़ी हुई हैं, तो लिहाजा अब आप इसको खुद रीड कर लें। अर्ली रिस्पॉन्स में सबसे पहले क्या होगा, ये आपने फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक टू द पुलिस को इसमें लिखना है जी। आगे देखें, इसमें ये एंजाइम्स चेंजिंग जो आ रही हैं, कैल्शियम आयन एक्टिवेट द होल मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द एग टू स्टार्ट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। For example, the activation of the enzyme NAD kinase, nicotinamide adenine dinucleotide जो है kinase enzyme, और उसको ये NAD से NADP में कन्वर्ट करता है। This change is important consequence for the lipid metabolism. Since NADP, not NAD, can be used as a coenzyme for lipid biosynthesis. अब चूंकि डेवलपमेंट के लिए लिपिड की ज़रूरत है, तो लिपिड की बायोसिंथेसिस के लिए कोएंजाइम का बनना जरूरी है, दैट इज NADP. This conversion of NADP to NADP is important for the construction of the many cell membrane to start the cleavage. क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है, आपने पढ़ा था ना, सेल मेम्ब्रेन में 60% लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह जो होती है। तो अब कहता है कि इसको भी मेम्ब्रेन्स को बनने के लिए NADP की जरूरत, मेम्ब्रेन को बनने के लिए लिपिड की जरूरत है, लिपिड की सिंथेसिस के लिए NAD को NADP में कन्वर्ट होना जरूरी है। तो ये NAD को NADP में कन्वर्ट कौन करता है? कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन का बहुत रोल है, ये ओवरऑल रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन फर्टिलाइजेशन, आपका पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ये आपने बातें ध्यान में रखनी है, कैल्शियम आयन के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है। A boost of a burst of the oxygen reduction hydrogen peroxidase during fertilization is much of this respiratory burst is used to cross-link the fertilization environment। यानी नेक्स्ट क्या होगा, कैल्शियम आयन ऑल्सो इफेक्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन का लेवल भी कैल्शियम आयन मेंटेन करेगा। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, is also NADP dependent. The NADPH help the regenerate of glutathione, one whole molecule that may be a crucial scavenger for the free radical that otherwise damage the DNA of egg and the DMB। कहते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं, NADP जो है ये रीजनरेट करता है इन दो मॉलिक्यूल्स को, ग्लूटाथायोन एंड ओवोथायोल। ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं ये फ्री रेडिकल को खा जाते हैं, फ्री रेडिकल, इनको फ्री रेडिकल्स को ये खा जाते हैं। अदरवाइज ये फ्री रेडिकल जो आयंस के फॉर्म में वहाँ पे घूम रहे होते हैं, ये डिफरेंट रिएक्शंस की वजह से DNA को और डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये डैमेज करते हैं। तो ये कैल्शियम आयन NADPH को NADPH को लेकर ये इन मॉलिक्यूल को रिलीज करवाता है, जो कि उसको प्रोटेक्शन भी देता है। ये अर्ली रिस्पॉन्स में होगा। पहले क्या हुआ, लिपिड की बायोसिंथेसिस हुई, दूसरे नंबर पे डैमेज टू द मॉलिक्यूल होती है, क्रूशियल मॉलिक्यूल, स्कैवेंजर कहते हैं खाने में। इस कैल्शियम चीलेटिंग केमिकल, कैल्शियम चीलेटिंग, कैल्शियम बाइंडिंग CGTA is injecting into the CHN egg, there is no cortical granule reaction, no membrane resting potential,
नो इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, कहता है कि चीलेटिंग कहते हैं बाइंडिंग करने वाले। अगर ईजीटी अगर हम एक मॉलिक्यूल साइंटिस्ट कहते हैं अगर हम एक मेम्ब्रेन में एंटर करते हैं तो कोई भी फर्टिलाइजेशन में फर्दर डेवलपमेंट नहीं है। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि रोल ऑफ कैल्शियम आयन आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपने इसको पॉलिश करने के हवाले से भी लिखना होगा और फर्टिलाइजेशन के हवाले से भी इसको लिखना होगा। ठीक है जी। द एग कैन बी एक्टिवेटेड आर्टिफिशियली इन द एब्सेंस ऑफ द स्पर्म बाय प्रोसीडिंग द रिलीज ऑफ फ्री कैल्शियम आयन। अगर स्पर्म ना भी हो तो कैल्शियम आयन के पास इतनी ताकत है कि वो सारे के सारे रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली जब पार्थिनोजेनेसिस वगैरह होती है तो उस वक्त फिर ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि स्पर्म तो उसमें एंटर ही नहीं होता। एग के अंदर जो चेंजिंग आती है वो किस वजह से। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपकी आसानी के लिए उन्होंने फ्लो शीट बनाई है और होपफुली आप ये फ्लो शीट अपने पेपर में भी देंगे। देखिए इसको जरा समझने की कोशिश करें, मुश्किल नहीं है, जो हम सारा पढ़ के आए हैं वही दोबारा ये बता रहे हैं। कहता है कि जैसे ही स्पर्म बाइंड करता है, ठीक है ना, तो ये आपने पढ़ा है तो सोडियम आयन एंटर होते हैं, सोडियम आयन के एंटर होने से मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो फास्ट ब्लॉक टू द पॉलीस्पर्म। दूसरे नंबर पे क्या होता है, काइनेज स्टिमुलेशन है कि फास्फोलाइपेज एक्टिवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आईपी की प्रोडक्शन होती है, कैल्शियम आयन रिलीज होती है। कैल्शियम आयन जो होते हैं ये डिग्रेडेशन करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एन करते हैं, जो भी हमने पढ़ा है एन से एन बनता है जिससे मेम्ब्रेन सिंथेसिस होती है। यही कैल्शियम आयन हम पढ़ के आए हैं कार्टिकल ग्रैन्यूल के लिए स्लो ब्लॉक टू द पुलिस हाइलिन लेयर बनती है। इसी से कैल्शियम आयन से वो जो डीएनए डैमेजिंग मॉलिक्यूल है उनको ये रोकता है, कहता है कि ये आपके सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये लास्ट पॉइंट अभी रहता है, ये अभी हमने पढ़ना है कि पीएच इंक्रीज करेगी तो फिर इसमें कैसे ये स्पर्म की एंट्री का ये रोक। तो ये फ्लो शीट आप अपने दे दीजिएगा उधर। तो स्लो अर्ली रिस्पॉन्स में हमने कितनी चीज़ें देखी हैं, 3 चीज़ें देख ली। ठीक है, अर्ली अर्ली रिस्पॉन्स में एक तो ब्लॉक्स को हमने देख लिया है, दूसरे नंबर पे हमने कैल्शियम आयन का देखा है कि वो किस तरह से बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन करवाता है और जो क्रूशियल मॉलिक्यूल्स हैं उनको किस तरह से डैमेज करने में मदद करता है। यानी एन से एन जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो किस तरह से बन, कोएंजाइम किस तरह से। उसके बाद जनाब आगे आ गया अर्ली रिस्पॉन्स के बाद आ गया लेट रिस्पॉन्स। ठीक है, लेट रिस्पॉन्सेज में क्या होगा, जारी बात अब जो डीएनए वगैरह है इनके साथ डीएनए की सिंथेसिस हो रही है और प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। द लेट रिस्पॉन्सेज ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्लूड द एक्टिवेशन ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना, कहता है कि जैसे ही दोनों मिलते हैं आपस में एग और स्पर्म तो पीएच इंक्रीज करती है। pH increase करेगी, this rise in intracellular pH begin within the second of the sodium ion which causes the exchange between the sodium ion and sea water। तो हाइड्रोजन आयन वगैरह चेंज होते हैं ना सर, तो इसकी वजह से pH इंक्रीज करेगी। It is thought that pH increase and calcium ion increase act together the new DNA and protein। ये बहुत अहम पॉइंट है कि कहता है कि pH का इंक्रीज होना और सॉरी पीएच को इंक्रीज होने को दो चीज़ें मॉनिटर कर रही हैं, एक कैल्शियम आयन का अंदर आना। ठीक है जी, तो कैल्शियम आयन जब अंदर आता है तो फिर वो डीएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस। अब क्योंकि डेवलपमेंट होनी है ना, जाइगोट से नई में मेम्ब्रेन्स बनेगी तभी तो क्लीवेज वो होगा, जाइगोट में होगी क्लीवेज होगी, एकदम ब्लास्टोमियल्स बनेंगे। ठीक है, तो नई मेम्ब्रेन नई प्रोटीन बनना शुरू होगी। तो कहता है कि if the one experimental elevated pH of the unfertilized egg to the level of the fertilized egg, DNA synthesis, nuclear envelope breakdown ensures that eggs were fertilized. So the calcium ion also the critical for the DNA synthesis. The wave of calcium ion inactivates the enzyme MAP kinase, which converting from the phosphorylated to unphosphorylated form, this removing the inhibition of the DNA synthesis। ये बहुत अहम बात है कि अब डीएनए की सिंथेसिस, क्यों डीएनए की सिंथेसिस होगी, क्योंकि जब अब आगे माइटोसिस होनी है ना, एक सेल से दो सेल बने हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हर सेल के अंदर डीएनए तो बनेगा। तो उस डीएनए को बनने के लिए क्या होगा, ये एंजाइम चाहिए।
The wave of free calcium ion inactivates the enzyme, converting it from the phosphorylated यानी एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म करेगा, thus removing an inhibition on the DNA synthesis। क्योंकि अगर ये एंजाइम एक्टिव रहेगा यानी MAP काइनेज एंजाइम एक्टिव रहेगा तो DNA की सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये कैल्शियम आयन इसको क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से DNA की सिंथेसिस शुरू हो जाती है और प्रोटीन की सिंथेसिस भी साथ शुरू हो जाती है। जी, उसके बाद आगे जनाब इसमें हम देखेंगे द बर्स्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल मिनट्स आफ्टर द स्पर्म एंट्री। नया मैसेंजर आरएनए वगैरह बनेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस मैसेंजर आरएनए इनकोड्स द प्रोटीन सच एज हिस्टोन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स। ये सारी चीज़ें अर्ली डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इनको आपने इसी तरह से मार्कर के साथ हाईलाइट करना। ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेंगी, हिस्टोन प्रोटीन बनेंगी। हिस्टोन जो है वो आपके डीएनए के साथ होती है। ट्यूबुलिन मसल्स वगैरह जो बनेंगे स्ट्रक्चर्स के लिए, एक्टिन वगैरह भी इसी में आएगी। मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, ये भी सारी प्रोटीन्स हैं जिससे शेप डिटरमिन होता है। ठीक है, तो पीएच के इंक्रीज होने से ये सारी चीजें आएंगी। One mechanism for the global rise in the translation is stored in the oocyte to feed the release of the inhibitor from the messenger RNA। messenger RNA जो है the moskin, ये inhibitor है and inhibitor of translation in unfertilized oocytes। ये बहुत अहम पॉइंट है कि मॉस्किन क्या है। मॉस्किन जो है एक इनहिबिटर है जो कि ट्रांसलेशन को रोकता है और ये अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो मॉस्किन इनहिबिटर खत्म हो जाता है। लेकिन इन द CHN एग इनहिबिटर बाइंड्स ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर। ये जरा गौर करें, ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर है, इसके साथ ये बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए टू बी ट्रांसलेटेड। ये इनहिबिटर उसको बाइंड कराते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी दिस इनहिबिटर यानी ये जो EIF4E इनहिबिटर है ये क्या हो जाएगा, बाइंडिंग प्रोटीन बिकम फॉस्फोराइलेटेड एंड डिग्रेडेड, ये टूट जाएगा जब फर्टिलाइजेशन होगी। किसकी वजह से टूटेगा, कैल्शियम आयन अंदर दाखिल होंगे तो पीएच के चेंज होने की वजह से ये इनहिबिटर जो है काम करना छोड़ जाएगा और ये मैसेंजर आरएनए फ्री हो जाएगा, जिसकी वजह से ये साइक्लिन बी प्रोटीन, ये लिखना है ये साइक्लिन बी प्रोटीन और मैचुरोमाइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर आएंगे जिसकी वजह से सेल डिवीजन। अब हम ना जाइगोट से आगे जा रहे हैं। इस जाइगोट के बाद क्या होता है, क्लीवेज होती है। क्लीवेज में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ते हैं। जाइगोट तो सिंगल सेल, उसके बाद आगे आपकी जाइगोट के अंदर माइटोसिस हो रहा है। उस माइटोसिस के दौरान क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन भी बन रही है, डीएनए भी बन रहा है और डीएनए भी बन रहा है, सेल के स्ट्रक्चर्स भी बन रहे हैं। उनको बनने के लिए क्या होगा, जब पिछला डीएनए जो है वो एक्सप्रेस होगा उससे नए स्ट्रक्चर बनेंगे। उनको बनाने के लिए ये हिस्टोन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स वगैरह आ रहे हैं। कहते हैं कि पहले नॉर्मली सेल के अंदर इनहिबिटर होता है अनफर्टिलाइज्ड oocyte के अंदर। जब एग फर्टिलाइजेशन हो जाती है, कैल्शियम आयन आ जाते हैं, पीएच इंक्रीज हो जाती है, तो ये इनहिबिटर जो है ये डिग्रेड हो जाते हैं और ये जो प्रोटीन है साइक्लाइन बी प्रोटीन, CD के साइक्लाइन प्रोटीन, ये हम पढ़ेंगे आगे क्लीवेज में दोबारा। MPF में माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर वगैरह ये सारे एक्टिव हो जाते हैं और सेल की जो है वो डिवीजन शुरू हो जाती है, प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक आपने इसको स्टूडेंट्स देख लिया, ये आपके पास टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक पॉइंट इसमें और भी है, मैं कहता हूँ वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल किस तरह से फ्यूज करता है। ठीक है, ये आपके दो टॉपिक है, आपने ये नहीं समझना कि सारे बहुत जमल ऐसे डिलीवर किया। ये आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक तो ब्लॉक्स वाला था और उसके बाद ये जो है ये उसके साथ है चेंज इन द एग साइटोप्लाज्म। एग साइटोप्लाज्म में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजिंग आती है, ये एक्टिवेशन ऑफ साइटोप्लाज्म।
अच्छा, अब वो दोबारा थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू देगा, कहता है कि आप जानते हैं कि स्पर्म जो है वो उसका सिर्फ ईच गैमीट कंट्रीब्यूट द हैप्लॉइड जीनोम टू द ज़ाइगोट, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज़ ट्रांसमिटेड प्राइमरीली बाय द पेरेंटल मैटरनल पेरेंट। ये मैंने आपको तभी बताया था कि जो स्पर्म का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस और सेंट्रियोल एंटर हो रहा है, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर ओवम दे रहा है, oocyte दे रहा है। oocyte जो है उसके अंदर जितना भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया सारे एग से आते हैं। स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया सारे फ्लैजेलम में होते हैं, जो कि फ्लैजेलम बाहर आ जाता है तो वहाँ से नहीं है। ठीक है ना? तो ये जनाब आपने हाँ, द सेंट्रियोसोम नीडेड टू प्रोड्यूस द स्पिंडल्स, ये सारे वहाँ से। तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या किस तरह से फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस में वो बात करता है। यहाँ से हम देख लेते हैं ईच स्पर्म क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन। स्पर्म जो है क्रोमोसोम उसका डीकंडेंस होता है बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप, द लेमन प्रोटीन आती है और फॉस्फोराइलेशन ऑफ द टू स्पर्म स्पेसिफिक हिस्टोन प्रोटीन। So this process begin when the sperm come in contact with the glycoprotein in the egg gel. फिर क्या होगा, ये एक्टिवेट करेगा ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डिपेंडेंट काइनेज एक्टिविटी। ये काइनेज जो है ये करना है पॉइंट आउट, फॉस्फोराइलेट करेगा और उसके बाद स्पर्म एंट्री जहाँ पे हो रही थी उससे इंटरफेयर करेगा और डीएनए से बाइंड करवाएगा। The loosening is thought to be facilitate the replacement of the sperm specific histone protein. तो जब स्पर्म एंटर हो गया, after the sperm enter in the egg cytoplasm, the male pronucleus rotates at 180 degrees so that the sperm centriole is between the sperm pronucleus and egg pronucleus. ये पॉइंट करना जी आपको। दोनों प्रोन्यूक्लियस इसलिए कह रहा है, अब जो स्पर्म का न्यूक्लियस है उसको भी प्रोन्यूक्लियस कह रहा है, एग के न्यूक्लियस को भी प्रोन्यूक्लियस। अब बीच में सेंट्रियोल आएगा, ये सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाएंगे, integrate with them the egg microtubule to form the esters. Microtubule extend throughout the egg and contact with the female pronucleus. अब ये दोनों प्रोन्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बन जाएगा। ठीक है जी, अब जाकर जाइगोट बना। तो डीएनए सिंथेसिस हैज बिगन ईदर इन द प्रोन्यूक्लियस स्टेज, है ना, कि जो बाकी हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हुए सारे प्रोन्यूक्लियस स्टेज में हो रहे हैं। तो ये पैराग्राफ आपने इसमें एंटर करना है, उसमें लिखना है कि किस तरह से दोनों जो है वो फ्यूज कर रही हैं, एग और उसका साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। चलें, कैपेसिटेशन पे बात होगी है, मेमोरियल फर्टिलाइजेशन, ये बाकी आप खुद रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई और अहम बात नहीं है। लेकिन कैपेसिटेशन समझते थे आप कि किस तरह से वो कैपेसिटेशन कहते हैं स्पर्म का मैच्योर होना। ठीक है, ये वो स्पर्म मेम्ब्रेन दिखा रहा है, ये चैनल दिखा रहा है बीच में, ये एडिनालेट साइक्लेज एक्टिविटी है। बहरहाल इसको आपने खुद रीड कर लेना है, ये आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वही सारी इसमें दोबारा आ रही हैं। तो जनाब आपका क्वेश्चन एक तो फास्ट ब्लॉक, एक स्लो ब्लॉक टू द पुलिस हो गया। उसके बाद वो आपने किया अच्छी तरह से कि फास्ट ब्लॉक किस तरह से होता है, स्लो ब्लॉक किस तरह से होता है। उसके लिए स्लो ब्लॉक में हाइलिंग लेयर वगैरह बन जाती हैं, फर्टिलाइजेशन बल्ब बन जाता है, ठीक है, क्या क्या चेंजिंग जाती है। उसके बाद फिर हमने अगला जो टॉपिक पढ़ा है वो ये अर्ली रिस्पांस और लेट रिस्पांस। ये एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म इन द रिएक्शन, इसी हेडिंग के साथ ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इसको पढ़ लेना है। तो इसमें ये आप ज़रा जो लेट रिस्पॉन्सेज वाले थे, ये हमने देखा था कि एक्टिवेशन ऑफ एन-ए-डी काइनेज होता है, एन-ए-डी से एन-ए-डी-पी बनता है। एन-ए-डी-पी किस लिए था, मेम्ब्रेन की सिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है, पीएच का लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है जी, इंक्रीज इन पीएच होता है। स्पर्म क्रोमैटिन
स्पर्म का जो क्रोमेटिन है वो डीकंडेंसेशन, ये बहुत अहम पॉइंट लिखा हुआ है। डीकंडेंसेशन का मतलब है कि वो जो इकट्ठा हुआ हुआ था वो अनवाइंड होता है, खुल जाता है थोड़ा सा, ताकि उसका डीएनए एक्सप्रेस हो। डीएनए की एक्सप्रेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोटीन बनना जरूरी है। प्रोटीन क्यों बनना जरूरी है? क्योंकि जितनी भी माइटोसिस होगी, जो आगे डेवलपमेंट होनी है, वो सारी की सारी इसी वजह से। ठीक है ना, एज न्यूक्लियस माइग्रेट करेगा, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट हो रही है, माइटोसिस हो रही है, क्लीवेज हो रही है, ये सारे पॉइंट्स आपने इसमें बताने। ठीक है, अर्ली रिस्पांस भी हो गया और स्लो रिस्पांस भी हो गया। अर्ली रिस्पांस में आपने फास्ट ब्लॉक को देखा था, स्लो ब्लॉक और कॉर्टिकल केमिकल्स वगैरह। तो जो लेट रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम एक दफ़ा, ठीक है, अब ये आप पढ़ के आए हैं, ये पीएच चेंजिंग होती है, पीएच चेंजिंग से ये सारे स्ट्रक्चर आते हैं। तो ये फ्लो शीट 3 दफ़ा ड्रॉ करें, इसको अपने पेपर में अच्छी तरह से बनाएं। ठीक है ना, ये हेडिंग इसकी ये आएगी, एग बात भी आएगा, एग एक्टिवेशन। ये एग एक्टिवेशन है, ये एग एक्टिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ये जो जितना भी हमने पढ़ा है ना, ये टॉपिक, ये पूरा चैप्टर फर्टिलाइजेशन वाला, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये आपका, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपके पुलिस कर्मी वाला भी आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स पे भी आ सकता है। उसके बाद वो जो रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म एंड एग जो है वो शुरू में, ठीक है ना, कि किस तरह से एक स्पेसिफिक स्पर्म एक खास ओवम के साथ बाइंड करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में हो या इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में, किस तरह से वो उसको बाइंड करता है। ठीक है, उसके बाद ये, यानी ये 3 क्वेश्चन हमने इसमें पढ़े हैं। एक ये हो गया है साइटोप्लाज्म वाला, उसके बाद ये ब्लॉक्स पढ़े हैं हमने, फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक विद पॉलीस्पर्मी, ये प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये इससे पिछला जो था, ये बाइंडिंग रिसेप्टर, जहाँ पे हमने इतना डिटेल में इसको डिस्कस किया था, ये उसमें एक्रोसोम रिएक्शन पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है वैसे, लेकिन ये सारे का सारा इस हेडिंग में आएगा। ये रिकॉग्निशन ऑफ एग एंड स्पर्म, किस तरह से एक स्पेसिफिक एग एक स्पेसिफिक स्पर्म आपस में बाइंड करते हैं, ट्रैवलिंग किस तरह से होती है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर। ठीक है, बाकी ये स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स जो है ना, ये आमतौर पर शॉर्ट में आता है। ये एक्सोनिम का स्ट्रक्चर और ये किस तरह से उसकी मोटेलिटी होती है, और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो ये आपका स्टूडेंट्स पूरा टॉपिक आपका ये फर्टिलाइजेशन वाला कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, इस पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से दोनों गैमेट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों आपस में फ्यूज किस तरह से करते हैं, किस तरह से एक स्पेसिफिक स्पीशी का जो स्पर्म है एक स्पेसिफिक एग के साथ मैच करता है। क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात हुई है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में तो वो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। फिर हमने देखा कि अगर ज़्यादा स्पर्म आ जाएंगे तो किस तरह से उसको रोका जाएगा ताकि डेवलपमेंटल प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, पॉलीस्पर्मी को रोका। फिर उसके बाद जब स्पर्म एंटर हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फिर एग के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं, कौन कौन सी जीन एक्सप्रेस हुई हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बने हैं, जिसके बेस पर आगे फर्दर डेवलपमेंट हुई। ठीक है जी, तो आई डिड माई लेवल बेस्ट, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं डिटेल से समझा सकूँ। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप अपना क्वेश्चन उसमें पुट करें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है, लेकिन इसको आप अच्छी तरह से रीड करें, यहाँ तक आके आपका मोर देन 20% सिलेबस कवर होता है। इसके बाद मैंने आपको क्लीवेज के टॉपिक्स करवाने हैं और गैस्ट्रुलेशन कर लें आप, तो हाफ सिलेबस आपका हो गया। और आखिर से अगर आप कर लेना वो जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें मेटामॉर्फोसिस वगैरह आपके सिलेबस में शामिल है, अगर आप वो चीज़ें तैयार कर लें तो 100% इंशाल्लाह आपका पेपर हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फेट मैप भी गैस्ट्रुलेशन में ही कवर हो जाता है। तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपने इसका होल सिलेबस तैयार करना है या जो बाकी टॉपिक्स हैं वो तैयार करना है। ठीक है, इस तरह थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपका। तो चलें, मैं ईद के दिनों के बाद थोड़ा सा फ्री हूँ तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको स्पीडीली मैं लेक्चर्स को डिलीवर कर सकूँ। ठीक है जी, तो आपके कोई क्वेश्चन हो तो योर क्वेश्चन आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।